देखिए उपसय संयोजी योगों में सिद्धांत अपना टॉपिक है। उपसय संयोजी योगों में सिद्धांत तो तीन प्रकार के सिद्धांत होते हैं कोऑर्डिनेट जो कंपाउंड्स होते हैं। पहला सिद्धांत होता है फर्डर का सिद्धांत, दूसरा होता है संयोजकता वन सिद्धांत और तीसरा होता है क्रिस्टल शेक सिद्धांत। इसमें तीन सिद्धांत होते हैं। पहला होता है फर्डर का सिद्धांत, दूसरा होता है संयोजकता वन सिद्धांत, इसे बीवीडी बोलते हैं अपन, और तीसरा होता है क्रिस्टल शेक सिद्धांत। क्रिस्टल शेक सिद्धांत इसे बीवीडी बोला जाता है, हमसे बोलते हैं सीएफटी। क्रिस्टल फील्ड सॉरी है, क्रिस्टल का मतलब जो क्रिस्टल होते हैं टुकड़े जो होते हैं, क्रिस्टल एफ का मतलब फील्ड से होता है, टी का मतलब सिद्धांत। ये बीबीडी सिद्धांत है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और ये फर्डर का सिद्धांत। आपके कोर्स में केवल दो ही सिद्धांत दे रखे हैं, बीबीडी सिद्धांत और एक सीएफटी सिद्धांत। बर्नौली का सिद्धांत आपके कोर्स में नहीं है, तो हम पढ़ाएंगे पहले संयोजकता वन सिद्धांत। देखिए संयोजकता वन सिद्धांत जो है संयोजकता वन सिद्धांत इसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बीबीडी बोला जाता है। ये आपका जो सिद्धांत है ये आपकी किताब में दे रखा है, जिसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बीबीटी बोला जाता है। इस सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे अपन। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था लाइनस पॉलिन ने। इसका जो प्रतिपादन किया था वह किया था लाइनस पॉलिन ने। लाइनस पॉलिन ने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और यह सिद्धांत जो है संकरण पर आधारित है। संकरण जो होता है उस पर क्या होता है, आधारित होता है। संकरण आपने 11th क्लास में पढ़ लिया है। तो ये सिद्धांत का प्रतिपादन किया था लाइनस पॉलिन ने और यह जो सिद्धांत है वह मूलतः वह सिद्धांत मुख्य रूप से संकरण पर क्या है, डिपेंड है। अब संकरण देखिए, इसमें सीएनएल इसमें CN दो है, तो संकरण जो होता है SP होता है। कौन सा होता है, SP। और SP संकरण की जो ज्यामिति होती है वह रेखीय होती है, ऐसी होती है, रेखीय होती है। CN यदि 3 है, CN का मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर। CN यदि 3 है तो उसमें संकरण SP2 होता है और SP2 की आकृति होती है त्रिकोणीय या त्रिभुजीय। त्रिकोणीय या त्रिभुजीय, त्रिकोणीय या कैसी होती है, त्रिभुजीय होती है। त्रिकोणीय या त्रिभुजीय होती है। यदि CN 4 है तो 4 पे संकरण होता है SP3। ऐसा होता है SP3। SP3 की जो ज्यामिति होती है वह होती है चतुष्फलकीय। कैसे होती है, चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय ज्यामिति होती है इसकी। नेक्स्ट यदि 5 CN है, CN यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो उसमें संकरण होता है SP3D या DSP3 संकरण हो सकता है।
sp3d हो सकता है, फिर dsp3 हो सकता है। इसकी ज्यामिति होती है त्रिभुजीय द्वित्रिमीय। त्रिभुजीय द्वित्रिमीय इसकी ज्यामिति होती है। यदि 6 Cn है तो इसमें संकरण होता है sp3d2 या d2sp3। इसकी जो ज्यामिति होती है sp3d2 या d2sp3 की जो ज्यामिति होती है वो होती है अष्टफलकीय। ऐसी ज्यामिति होती है भाई अष्टफलकीय। दोबारा देखिए, अपन सिद्धांत पढ़ रहे हैं संयुक्ता व सिद्धांत। यदि इसमें Cn2 है तो उसमें संकरण sp होता है और ज्यामिति होती है रेखीय। यदि Cn3 है तो संकरण sp2 होता है और ज्यामिति होती है त्रिकोणीय त्रिभुजीय। यदि 4 Cn है तो संकरण होता है sp3 ज्यामिति होती है चतुष्फलकीय। यदि 5 Cn है तो संकरण होता है sp3d या dsp3 और इसकी ज्यामिति होती है त्रिभुजीय द्वित्रिमीय। और यदि Cn6 है तो उसमें संकरण होता है sp3d2 या d2sp3, इसकी ज्यामिति होती है अष्टफलकीय। ठीक है ना भाई। तो ये हो गए आपके इस प्रकार से Cn के हिसाब से संकरण कौन सा होता है और ज्यामिति कौन सी होती है। नेक्स्ट हम बीबीटी के नियम बता रहे हैं आपको। बीबीटी के नियम क्या होते हैं, संयोजकता व सिद्धांत के नियम क्या होते हैं, इसके रूल्स क्या हैं। देखिए इसके रूल्स, पहला रूल्स क्या है, सर्वप्रथम केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है वह केंद्रीय धातु परमाणु अपनी ऑक्सीजन अवस्था के बराबर इलेक्ट्रॉन त्यागता है और धनायन में परिवर्तित हो जाता है। सर्वप्रथम केंद्रीय धातु परमाणु अपनी ऑक्सीजन अवस्था के बराबर इलेक्ट्रॉन त्यागता है और धनायन में परिवर्तित हो जाता है। सबसे पहला रूल्स है, सर्वप्रथम केंद्रीय धातु परमाणु अपनी ऑक्सीजन अवस्था के बराबर के समान इलेक्ट्रॉन त्यागता है तथा धनायन में परिवर्तित हो जाता है। सर्वप्रथम केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है वह अपनी ऑक्सीजन अवस्था के समान इलेक्ट्रॉन त्यागता है और धनायन में परिवर्तित हो जाता है। ये पहला नियम है। दूसरा नियम है, केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है वह लिगैंड की संख्या के बराबर रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है और कक्षक रिक्त होने पर उनमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं युग्मित हो जाते हैं, यानी हुंडी के नियम के विपरीत हो जाता है। दोबारा सुनिए, केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है वह लिगैंड की संख्या के बराबर रिक्त कक्षक खाली कक्षक उपलब्ध करता है और कक्षक खाली होने पर ये आपस में इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं युग्मित हो जाते हैं, यानी हुंडी के नियम के इसमें विपरीत होता है। और रिक्त कक्षक आपस में संकरण करते हैं, यानी कहते हैं संकरण कक्षक। दोबारा सुनिए, लिख रहा हूं मैं इसको। केंद्रीय धातु परमाणु लिगैंड की संख्या के समान रिक्त कक्षक, रिक्त यानी खाली कक्षक उपलब्ध कराता है तथा और खाली कक्षक उपलब्ध होने पर उपस्थित होने पर इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं। यानी इसमें हुंडी के नियम के क्या होता है, अपोजिट होता है। क्वेश्चन में काम में हुंडी के नियम के विपरीत होता है। इसमें हुंडी के नियम के विपरीत होता है। क्या होता है? हुंडी के नियम के विपरीत।
और ये रिक्त कक्षक आपस में संयोग करते हैं, संयोग करने के पश्चात एक संकृत कक्षक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। देखिए जो पहला नियम हो गया, सर्वप्रथम कि धातु परमाणु अपनी ऑक्सीजन अवस्था के समान इलेक्ट्रॉन त्यागता है तथा धनायन में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा है कि धातु परमाणु को लिगैंड की संख्या के समान खाली कक्षक उपलब्ध कराता है। कक्षक खाली होने पर, खाली कक्षक होने पर, खाली कक्षक उपस्थित होने पर इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं। कोष्ठक में लिखा है हर्नी के नियम के विपरीत होता है। तीसरा देखिए इसमें, तीसरे पॉइंट में क्या है, ये रिक्त कक्षक, ये खाली कक्षक, ये खाली कक्षक आपस में संयोग करते हैं, आपस में संयोग करते हैं, क्या करते हैं, संयोग करते हैं। और सभी संकृत कक्षक, सभी संकृत कक्षक उपसहसंयोजी बंध बना देते हैं। ये सभी जो संकृत कक्षक होते हैं ये उपसहसंयोजी बंध बना देते हैं। ये आपका चौथा रूल्स, सॉरी तीसरा रूल्स है। नेक्स्ट चौथा रूल्स मैंने कहा यहाँ पे, यदि संकरण में आंतरिक कोश के, यदि संकरण में आंतरिक कोश के, यदि संकरण में आंतरिक कोश के, यदि संकरण में आंतरिक कोश के n-1d कक्षक भाग लेते हैं, n-1d कक्षक, यदि संकरण में आंतरिक कोश के n-1d कक्षक, यानी कि इसको कह सकते हैं हम 3d कक्षक, क्या कह सकते हैं, 3d, इसको कह सकते हैं हम 3d कक्षक भाग लेते हैं। यदि संकरण में आंतरिक कोश के n-1d कक्षक अर्थात 3d कक्षक भाग लेते हैं तो इसे भाग लेते हैं तो इसे आंतरिक कक्षक संकुलन, तो इसे आंतरिक कक्षक संकुलन या निम्न चक्रण संकुलन और चक्रण युग्म संकुलन कहा जाता है। देखिए यदि संकरण में आंतरिक कोश के n-1d कक्षक यानी 3d कक्षक भाग देते हैं तो इसे आंतरिक कक्षक संकुलन या निम्न चक्रण संकुलन या चक्रण युग्म संकुलन कहा जाता है। ऐसी स्थिति में डीप कोश पहले आता है, कोशों में गाऊं इसमें डीप कोश पहले आता है। ठीक है भाई, ये हो गया आपका चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा रूल्स है यदि संकरण में बाह्य कोश के एनडी कक्षक, बाह्य कोश के कौन से कक्षक, एनडी कक्षक यानी 4d कक्षक भाग लेते हैं, भाग लेते हैं तो इसे बाह्य कक्षक संकुलन उच्च चक्रण संकुलन
तो इसे बाह्य वृक्ष संकुलन और उच्च चक्रण संकुलन उच्च चक्रण संकुलन चक्रण संकुलन कहा जाता है। कोष्ठक लिखिए इसमें डीप कोश बाद में आता है, इसमें डीप कोश बाद में आता है। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट लिखिए यदि संकुल में छठवां रूल से यदि संकुल में इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है यदि संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो इसकी प्रकृति अनुचुंबकीय होती है तथा यह रंगीन होता है। क्या होता है? रंगीन होता है। लेकिन यदि संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो इसकी प्रकृति अनुचुंबकीय होती है तथा यह रंगीन होता है। नेक्स्ट इसमें क्या है? नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट में देखिए सातवां पॉइंट क्या है? यदि संकुल में युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो इसकी प्रकृति प्रतिचुंबकीय होती है। कैसी होती है? प्रतिचुंबकीय होती है तथा यह रंगहीन होता है कैसा होता है? रंगीन होता है। नेक्स्ट देखिए आठवां पॉइंट देखिए यदि संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो इसका चुंबकीय आघूर्ण इसका जो चुंबकीय आघूर्ण है निम्न सूत्र की सहायता से निकाला जाता है। की सहायता से निकाला जाता है। और चुंबकीय आघूर्ण निकालने का सूत्र है म्यू बराबर √n(m)(2)bm। क्या है? n+2 bm।
Bm का मतलब क्या है पे बोर मैग्नेट्रॉन, इकाई है इसकी चुंबकीय आवेश की बोर मैग्नेट्रॉन, क्या है बोर मैग्नेट्रॉन। इसमें कुछ रूल्स थे, अब एक और रूल्स बता रहा हूँ। देखिए प्रबल क्षेत्र ग्रहण होने पर, प्रबल क्षेत्र ग्रहण होने पर इलेक्ट्रॉन का युग्मन होता है। प्रबल क्षेत्र ग्रहण है कोई भी, तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है युग्मन हो जाता है, क्या हो जाता है युग्मन, इसमें इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाता है। अब प्रबल क्षेत्र ग्रहण होते कौन कौन से देखिए, प्रबल क्षेत्र ग्रहण होते हैं आपके NH3 है, CO है, CN है, NO है, NCS है, उसके बाद En है, क्या है En का मतलब क्या है एथिलीन डाइऑनिक, NH2 है, NH2 इत्यादि कैसे ग्रेड है प्रबल क्षेत्र ग्रेड। नेक्स्ट दुर्बल क्षेत्र ग्रेड होने पर, दुर्बल क्षेत्र ग्रेड होने पर इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होता है। देखिए कौन कौन से जगह हैं, जैसे H- है, Cl- है, Br- है, I- है, और भी HCl- है, HCl- है, OH- है, H2 है, इत्यादि ये सभी कैसे जगह हैं दुर्बल क्षेत्र जगह में इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होता है, इनमें इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाता है। तो ये सभी रूल्स मैंने आपको बता दिए यहाँ। पहला रूल सुन लीजिए दोबारा से। सबसे पहले क्या होता है कि केंद्र धातु परमाणु होता है वह अपनी ऑक्सीकरण अवस्था के बराबर इलेक्ट्रॉन त्यागता है और ध्यान में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा रूल था कि केंद्र धातु परमाणु होता है लिगैंड की संख्या के बराबर रिक्त कक्ष को उपलब्ध कराता है, कक्ष रिक्त होने पर इलेक्ट्रॉन जो हैं उनका युग्मन हो जाता है, हरी के नियम के विपरीत इसमें होता है। तीसरा रूल था यदि संकरण में आंतरिक कोश के यदि संकरण में आंतरिक कोश के संकरण में आंतरिक कोश के n-1 कक्ष भाग लेते हैं, 3D कक्ष भाग लेते हैं, तो उसे कहते हैं निम्न चक्रण संकुलन या निम्न कक्षक संकुलन कह सकते हैं, या चक्रण युग्म संकुलन कह सकते हैं, या फिर उसे कह सकते हैं हम आंतरिक कक्षक संकुलन। ठीक है ना भाई। यदि संकरण में आंतरिक कोश के n-1 कक्ष के 3D कक्ष भाग लेते हैं तो उसे आंतरिक कक्षक संकुलन या निम्न चक्रण संकुलन या चक्रण युग्म संकुलन कहा जाता है, जिसमें D कोश पहले आता है। और यदि संकरण में बाह्य कोश के n-D कक्ष के 4D कक्ष भाग लेते हैं तो उसे कहा जाता है बाह्य कक्षक संकुलन या उच्च चक्र संकुलन या चक्रानुवर्तक संकुलन, जिसमें D कोश भाग लेता है। यदि संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो उसकी प्रकृति अनिचुंबकीय होती है। दोबारा सुनिए, यदि संकरण में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो उसकी प्रकृति अनिचुंबकीय होती है और यह रंगीन होता है, जबकि यदि संकुलन में कोई भी युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो उसकी प्रकृति जो होती है वह प्रतिरूपी होती है और यह रंगीन होता है। अगर नियम बताया यदि संकुल में यदि प्रबल क्षेत्र में उपस्थित होने पर इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाता है, जैसे NH3 है, CO है, CN है, NO है, NCS है, EN है, NH2 इत्यादि हैं जो कि प्रबल क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाता है। नेक्स्ट दुर्बल क्षेत्र में होने पर इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होता है। दुर्बल क्षेत्र में F- Cl- Br- I- HCl- OH- और H2 ये इत्यादि कुछ रूल्स हैं। ठीक है, ये कुछ रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है। अब मैं इसमें एक एग्जांपल बता रहा हूं, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। बात देखिए CONH3 also CH3, हेक्सामीन कोबाल्ट क्लोराइड। इसमें अपने को बीटी सिद्धांत से समझाना है कि इसमें संकरण कौन सा है, इसमें ज्यामिति किस प्रकार से बनती है और इसमें
इसकी प्रवृत्ति कैसे होती है और इसका रंग कैसे होता है, यानी कलरफुल होता है, कलरलेस होता है, ये सब चीजें हमें बतानी है। तो देखिए इसको निकालने के लिए सबसे पहले आप CN निकाल लिया करो। CN कितनी आ रही है, CN बराबर होता है लिगैंड गुना तंतु। लिगैंड कितना है 6, तंतु के 1 के 6, इसकी CN आ गई 6। तो 6 पे संकरण कौन सा होता है, sp3d2 होता है, और क्या होता है d2sp3। इन दोनों में से एक कोई संकरण है इसमें। अब देखिए यदि लिगैंड C या N से प्रारंभ होता है, एक ट्रिक होती है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, यदि एक ट्रिक है, यदि लिगैंड C कार्बन या N नाइट्रोजन से प्रारंभ होता है तो उसमें D कोष पहले आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसको, यदि लिगैंड C या N से प्रारंभ हो तो इसमें लीफ कोष, तो इसमें लीफ कोष होता है वो पहले आता है, लीफ कोष पहले आता है, इसमें लीफ कोष पहले आता है। पहले आता है। अब देखिए यदि लिगैंड C या N कार्बन या नाइट्रोजन से प्रारंभ हो तो इसमें लीफ कोष पहले आता है। तो इसमें देखिए कार्बन और नाइट्रोजन से प्रारंभ हो रहा है लिगैंड, तो इसमें आपको लीफ कोष पहले लिखना है। D2sp3 इसमें क्या है संकरण, क्या है D2sp3 संकरण। अब देखिए यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन अंक कितना निकल गया है, -3 हो गया, यहाँ ये +3 हो गया, क्या हो गया +3, यहाँ ये -3 हो गया, यहाँ ये +3 हो गया, ये 0 है, यहाँ पे कितना आ गया +3। तो कोबाल्ट देखिए, कोबाल्ट का जो परमाणु क्रमांक होता है वह 27 होता है। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 4s2। यहाँ पे देखिए 2 और 2 4 से 10 और 2 12 से 18 20 27 और 4p क्या हो गया 0, क्या हो गया यहाँ पे 4p 0 हो गया। अब नेक्स्ट देखिए 2 और 2 4 से 10 और 2 12 से 18 और 7 25 और 2 27, ये p खाली रह गया। अब देखिए संकरण कौन सा है D2sp3, तो यही संकरण वालेगा, D कक्षक वालेगा, S कक्षक वालेगा, P कक्षक वालेगा। अब Cu+3 है, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो ये बचा आपका 3d7 4s0 4p0, ठीक है ना भाई। अब 3d7 है, 4s में कुछ भी नहीं है और 4p में भी कुछ नहीं है। D के कक्षक कितने हो गए 5, अपन जानते हैं S का 1 ही होता है और P के 3 होते हैं, ये 4p है, ये 4s है, ये 3d है। D में कितने इलेक्ट्रॉन 7, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ठीक है ना। ये कौन सी अवस्था होगी, इसकी आद्य अवस्था होगी। कौन सी अवस्था है, Cu+3 की आद्य अवस्था, यह है Cu+3 की आद्य अवस्था। नेक्स्ट देखिए अब Cu+3 की उत्तेजित अवस्था में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ न्यूमन हो जाएगा, तो D कक्षक काम आएंगे। देखिए Cu+3 की उत्तेजित को इसको ऊपर कर रहा हूँ, यहाँ देखिए Cu+3 के उत्तेजित अवस्था, इसमें क्या है D कक्षक हो गए, 4s हो गया, 4p हो गया, ये 4p है, 4s है, 3d है। D में इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएंगे, अब इस 2 4, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पे रह जाएंगे, देखिए +3 है, यहाँ पे एक में गलती करके हो लीजिए, थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पे देखिए क्या होगा कि +3 है तो 3 गए यहाँ से, कितने रह जाएंगे यहाँ पे +3 2 यहाँ से गए, एक यहाँ से गया 6 रह गए यहाँ, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा यहाँ पर। देखिए दोबारा से
से 3d7 4s2 था प्लस 3 है 2 यहाँ से गए, 1 यहाँ से गया, 6 रह गया, 1 2 3 4 5 6, बाकी ये खाली और तेज अवस्था में इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएंगे। 2 है ये वाला यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, 2 4 6 इस प्रकार से जाएंगे। D2sp3 खाली हो चुकी है, ठीक है ना भाई, ये उत्तेजित अवस्था है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें ये इसकी उत्तेजित अवस्था हो गई। अब Cu+3 के D2sp3 संकृत कक्षक, इनको हम अलग से लिख देंगे इस प्रकार से, ये खाली बचे दो खाली हो गए, तीसरा ये रहा और 1 2 3 है, 1 2 3 4 5 6 D2sp3, ये D2sp3 संकृत कक्षक है। ये D2sp3 क्या है, संकृत कक्षक। नेक्स्ट इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। अब इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, CuNH3 का होल 6 Cl3 के CuNH3 होल 6 Cl3 के D2sp3 संकृत कक्षक, sp3 संकृत कक्षक। इसमें क्या करना है, ये कक्षक तो नहीं है यहाँ, 2 4 और 2 6, 2 4 2 6 हो गए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। इसमें एक कक्षक खाली है D2sp3। इसमें क्या करना है, इसमें जो लिगेंड है वाला, ये जो लिगेंड है एमीन, इसको यहाँ एंटर करना है, ठीक है। ये एमीन लिगेंड यहाँ पे जाएगा, ये लिगेंड है यहाँ पे, ये एमीन है, एमीन है, एमीन है, एमीन है, एमीन, यानी कि यहाँ एमीन लिगेंड आ जाएगा। अब देखिए इसकी ज्यामिति बनाते हैं अपन, इसकी ज्यामिति किसकी बनती है, इसमें संकरण D2sp3 है, इसकी ज्यामिति होगी अष्टफल के इस प्रकार से। धातु परमाणु क्या है, Cu है, NH3 आ जाएगा यहाँ पे, NH3 आ जाएगा, NH3 NH3, इसी प्रकार ऊपर भी क्या जाएगा, NH3 आ जाएगा, क्या जाएगा NH3, यहाँ पे भी क्या जाएगा NH3, ठीक है ना। और ये यहाँ पे +3 है, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम +3 इसको उस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पे भी NH3 आएगा क्योंकि लिगेंड कौन सा है, NH3 है, तो यहाँ हम NH3 लिख सकते हैं। NH3, यहाँ पे भी 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 NH3। इसकी प्रकृति जो होती है, देखिए सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, प्रतिचुंबकीय प्रकृति होती है इसकी, प्रतिचुंबकीय, और यह रंगहीन होता है, कोई कलर नहीं होता है इसका, यह रंगहीन होता है। कैसा होता है, रंगीन। और इसमें म्यू बराबर क्या होता है, 0, चुंबकीय आघूर्ण का मान कुछ भी नहीं होता है, इसमें म्यू का मान जो होता है 0 होता है। इसमें आंतरिक कक्षक के n-1 डी कक्षक यानी 3D कक्षक भाग ले रहे हैं, इसको करें आंतरिक कक्षक संकुलन या चक्रण युग्म संकुलन या युग्म चक्रण संकुलन कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार ये हम इसको समझा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका कौन सा, CuNH3 का होल 6 Cl3। ये मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया है, इसमें संकरण कौन सा है और इसमें किस प्रकार की ज्यामिति होती है और इसकी प्रकृति किस प्रकार की होती है, कलरफुल होता है, कलरलेस होता है, और यह किस प्रकार से होता है। इसमें एक ट्रिक बनाई थी मैंने, यदि लिगेंड कार्बन या नाइट्रोजन से प्रारंभ होता है तो उसमें डीप पुश होता है वो पहले आता है, इसलिए इसमें डीप पुश को पहले ही रखा जाता है। नेक्स्ट इसमें जो एग्जांपल है वो है एग्जांपल K3COF6, उसमें भी आपको बताएंगे। इसमें जो लिगेंड था NH3 वो कैसा था, एक प्रबल लिगेंड था,
मैंने इसमें नियम में पहले बता दिया है कि प्रबल से जगह होने पर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, युग्मन होता है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन होता है, जबकि प्रबल से जगह होने पर इसमें इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन नहीं होता है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है K3COF6। K3COF6 जो एग्जांपल है उसमें क्या ध्रुवल से जगह होता है, K3COF6 में ध्रुवल से जगह होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन नहीं होता है। तो K3COF6 में ध्रुवल से होने के कारण, ध्रुवल से जगह होने के कारण उसमें इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन नहीं होता है। इसको हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।